स्वागत है आप सबका फिर से सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। संपूर्ण जीव विज्ञान वन लाइनर सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि इसका प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर क्रिएट कर लिया है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके संपूर्ण जीव विज्ञान की सभी वीडियो श्रृंखला को देख सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक ख़त्म कर लिया। इसमें हम अपना दूसरा टॉपिक ख़त्म करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविनेरस ने किया था। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? जूलॉजी तथा बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतुओं और जानवरों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं होती हैं। तो जूलॉजी की अनेकों उपशाखाएं हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ खोजी जा रही हैं। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हिस्टोरिका एनिमलियम किसकी पुस्तक है। तो हिस्टोरिका एनिमलियम अरस्तु की पुस्तक है। अगला प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीव की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीव की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। एक टैग वर्ड है कि एंथ्रो जहाँ भी आ जाएगा वह मानव जाति से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। और अगर ऊतक विज्ञान के इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, कभी कभी हिस्टोलॉजी भी दे सकता है, तो दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। तो वृक्क विज्ञान या फिर नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है। आप दोनों शब्दों को याद रखेंगे, हिंदी वर्जन को भी और इंग्लिश वर्जन को भी। कभी कभी केवल हिंदी दे सकता है और कभी कभी केवल इंग्लिश दे सकता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान देते जाएंगे। अगला प्रश्न है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान या फिर इकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विज्ञान की शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो विज्ञान की शाखा चीरोपोडी जो है वह पैरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ओरेनियोलॉजी के अंतर्गत सपनों के अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पशुओं के व्यवहार और उनके वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथोलॉजी। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान की एंथ्रोपोलॉजी शाखा के अंतर्गत मानव जाति की समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया कि एंथ्रो जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा मानव जाति। और आप लोग इन शब्दों को याद करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि जो भी वर्ड आपको लगता है कि हाँ यह याद करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि वानर, बंदर, वनमानुष
आदि के व्यवहार के अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकता और उसके विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा में अनुवांशिकता जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा यूजेनिक्स में अनुवांशिकता अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान की हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का उपचार और अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिपैटोलॉजी। टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोफिली पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? तो ऑर्निथोफिली या फिर पक्षी परागण से पक्षी प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों या फिर लिजार्ड का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? लिजार्ड या फिर छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसको भी आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन होता है। अगला प्रश्न है, मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। क्या? आर्कनोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान के हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? हर्पेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इख्तियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों के विषय में अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो किसी भी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को इथनोग्राफी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानक सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानक सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोलॉजी। अगला प्रश्न है, नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहते हैं। एथिक्स, आपको सिविल सर्विसेज में एथिक्स भी पढ़ना पड़ता है जो नैतिक आचारों और कर्तव्यों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो बायोसिस्टमैटिक के अंतर्गत अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोनिक्स। इसको भी आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। किसके अंतर्गत? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों
पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलियोएंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलियोएंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलियोएंटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी कहलाता है। और वहीं उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी या फिर उत्तक विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप विज्ञान के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं? तो टेरिडोफाइट में जो है संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद या फिर ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। और यह कहाँ उगते हैं? तो यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में जल मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं? तो एपिफाइट वर्ग के जो पौधे हैं वह अन्य पौधों पर अपने यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं, अर्थात वह किसी दूसरे पौधे पर चढ़ के अपना विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो भ्रूण विज्ञान या फिर एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पौधों में बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। काष्ठीय पौधे का मतलब जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एडोफोलॉजी को भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एडोफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैडोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पैडोलॉजी में मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। इसके अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा उनका विवरण। इसमें हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे और उनके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला है वर्गीकी, जिसको कि टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है जूलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तीसरा है बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगला है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला है मैमेलॉजी, और मैमेलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है मायोलॉजी, और मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी, और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हीमेटोलॉजी, और हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है फ्रेनोलॉजी, और फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगला है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है।
फिर से बता दें कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बायोनॉमी के अंतर्गत। तो बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला है टेराटोलॉजी, और टेराटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? टेराटोलॉजी के अंतर्गत। अगला है जेरेंटोलॉजी, और जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला है पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओंकोलॉजी, और ओंकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है लिथोट्रिप्सी, और लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है हम लोग अपने कंप्लीट जीव विज्ञान की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पादपों और जंतुओं के बाह्य आकारिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। अगला है फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इख्तियोलॉजी, और इख्तियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है एंड्रोलॉजी, और एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों के स्वास्थ्य जैसे कि बांझपन या फिर यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एंडोलॉजी के अंतर्गत। मैं बता दूं फिर से कि ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये सब चीज़ें हम बेकार में पढ़ रहे हैं। अगला है डेस्मोलॉजी, और डेस्मोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्टकोलॉजी, और एस्टकोलॉजी के अंतर्गत क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। अगला है बाइकोलॉजी, और बाइकोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हिपैटोलॉजी, और हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिपैटोलॉजी के अंतर्गत। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहेगी। अगला है हेल्कोलॉजी, और हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेरिएट्रिक्स, और जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य या फिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आर्कनोलॉजी, और आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है एपिकोलॉजी, और एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है साइनोलॉजी, और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेरोलॉजी, और सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटमोलॉजी, और एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंतर्गत सजीवों, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है मैमोलॉजी, और मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेनियोलॉजी, और क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात का अध्ययन किया जाता है। तो मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वह क्रोनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है चीरोपोडी, चीरोपोडी के अंतर्गत शरीर के पैरों के विकारों एवं निदानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑनेरियोलॉजी, और ऑनेरियोलॉजी के अंतर्गत सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है मैल्कोलॉजी, और मैल्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मिर्मेकोलॉजी, और मिर्मेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। इसको भी टाइप कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है इख्तियोलॉजी, और इख्तियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना तथा उनकी कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अगला है सर्पेटोलॉजी, और सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी, और इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।
अगला है बायोनिक्स, और बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण किया जाता है। किसके अंतर्गत? बायोनिक्स के अंतर्गत। अगला है बायोमेट्री, और बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेलियो बायोलॉजी या फिर जीवाश्मिकी, पेलियो बायोलॉजी या फिर पेलियोंटोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवाश्मों, जंतु तथा पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पेलियो बायोलॉजी या फिर जीवाश्मिकी के अंतर्गत जंतु और पादप दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला है बॉटनी, और बॉटनी के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी, और पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का मतलब जैसे कुकुरमुत्ता, राइजोजस या फिर क्यूकस। अगला है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पादपों और जंतुओं के बाह्य आकार की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी होगा, फ होगा। अगला है फाइटोलॉजी, और फाइटोलॉजी के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी को आकृति विज्ञान भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, हिंदी वर्ड भी पूछा जा सकता है। अगला है फाइटोमॉर्फोलॉजी, और फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पेलिनोलॉजी, और पेलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पेलिनोलॉजी। इसको भी टाइप कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कि पेलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रिस्टोलॉजी, और एग्रिस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है टेटोलॉजी, और टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, और भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अगला है फाइटोपैथोलॉजी, और फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पौधों के रोग एवं उनके बचाव का अध्ययन किया जाता है। अगला है एग्रोबायोलॉजी, और एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एथनोबॉटनी, और एथनोबॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? औषधियों अर्थात जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंतर्गत औषधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत फलों और बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलदार फसलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एडाफोलॉजी, और एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगला है पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला है बायोनॉमी, और बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला है टेरेटोलॉजी, और टेरेटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? टेरेटोलॉजी के अंतर्गत। इसको भी टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला है जेरेंटोलॉजी, और जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति का, उनके लक्षणों का व उनके कारकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी, और ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। अगला है लिथोट्रिप्सी, और लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय को थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। अगला है डर्मेटोलॉजी, और डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और एक बार फिर से बता दें, अगर आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ आप लोग ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगता है, और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर अमल किया जाएगा। अगला टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, दे दिया जाएगा जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक कौन है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहली शाखा है जीव विज्ञान बायोलॉजी, और बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। दूसरा है जंतु विज्ञान जूलॉजी, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है।
अगला है वनस्पति विज्ञान बॉटनी, और वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी के जनक थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। अगला है आधुनिक वनस्पति विज्ञान या फिर मॉडर्न बॉटनी, जिसके जनक कैरोलस लिनियस कहे जाते हैं। अगला है वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के या फिर वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स, और आनुवंशिकी के पिता ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहते हैं। अगला है आधुनिक आनुवंशिकी या फिर मॉडर्न जेनेटिक्स, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? T.H. मॉर्गन, और वहीं केवल आनुवंशिकी के पिता कहा जाए तो ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है उत्परिवर्तन के जनक कौन है, अर्थात म्यूटेशन थ्योरी के जनक कौन है? वह है ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है जीवाश्मिकी के पिता कौन है? तो लियोनार्डो डी विंसी जो है वह जीवाश्मिकी के पिता कहे जाते हैं। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को सूक्ष्म विज्ञान का जनक या फिर पिता कहा जाता है। अगला है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला है सुजनकी यूजेनिक्स, तो सुजनकी या फिर यूजेनिक्स के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। अगला है पादप कारिकी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, तो पादप कारिकी के जो जनक है वह है स्टीफन हेल्स। अगला है आधुनिक भ्रूण विज्ञान या फिर मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक, तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन बेयर हैं। अगला है तुलनात्मक शारीरिकी या फिर कॉम्परेटिव एनाटॉमी के जनक कौन है? तो वह है G.Q. वियर। G.Q. वियर जो है तुलनात्मक शारीरिकी के जो है जनक माने जाते हैं, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूनिक नेम है G.Q. वियर। अगला है जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो लिवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला है कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी के जनक कौन है? तो माइकेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है भारतीय कवक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अर्थात इंडियन माइकोलॉजी के जनक हैं ईजे बुटलर। ईजे बुटलर जो है वह भारतीय कवक विज्ञान के जनक हैं। अगला है भारतीय जीवाश्म वनस्पति या फिर इंडियन पेलियोबॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहा जाता है। अगला है भारतीय ब्रायोलॉजी या फिर इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? वह हैं R.S. कश्यप। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी या फिर इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? वे हैं R. मिश्रा। अगला है रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रुधिर सीरम का अध्ययन, यहाँ मिसप्रिंटिंग है, न्यूरोलॉजी नहीं कहा जाता है। रुधिर सीरम के अध्ययन को हम सेरोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी। इसको आप लोग सही कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। अगला है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसका ये आंसर होगा न्यूरोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका ये आंसर होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसको एडजस्ट करेंगे आप लोग। हमारा अगला टॉपिक है खेती और पशुपालन से संबंधित। इसमें विभिन्न प्रकार की खेती और वह किससे की जाती है और उनका क्या नाम है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे फलों फूलों तथा सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फलों फूलों और सब्जियों की कृषि को बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला है सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला है विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म होता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। अगला है फलदार फसलों का अध्ययन या खेती करना क्या कहा जाता है? तो फलदार फसलों के अध्ययन या फिर खेती करने को फल कृषि विज्ञान या फिर पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादपों का संवर्धन जो है वह हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। अगला है भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इसके इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। इसको टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी कही जाती है। अब हम कुछ प्रमुख खेती या फिर संवर्धन या फिर पालन पोषण और उनकी प्रमुख विधियां और उनके उत्पाद के बारे में जानते हैं कि कौन सी खेती में किसका उत्पाद किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में फसल का संवर्धन किया जाता है या फिर पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान को एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगला है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी में फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती की जाती है।
अगला है फ्लोरिकल्चर, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है वेजिकल्चर। वेजिकल्चर जो है सब्जियों एवं पौधों की कृषि से संबंधित है, अर्थात जहाँ जड़ वाले फसलों की कृषि होती है उसे वेजिकल्चर कहते हैं। अगला है ओलेरीकल्चर, और ओलेरीकल्चर में है जो है सब्जियों की कृषि की जाती है। अगला है विटिकल्चर, तो अंगूर उत्पादन को विटिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, तो फलों फूलों सब्जियों व मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अगला है सेरीकल्चर, तो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट को पालना सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है मोरीकल्चर, और मोरीकल्चर के अंतर्गत शहतूत की खेती की जाती है। अच्छा प्रश्न है, इसको टाइप करेंगे मोरीकल्चर। अगला है एपीकल्चर, तो शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला है एवीकल्चर, तो पक्षी पालन जो है वह एवीकल्चर कहलाता है। अगला है वर्मीकल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि को वर्मीकल्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत केंचुओं का जो है वह विकास और संवर्धन किया जाता है। अगला है सिट्रीकल्चर, और सिट्रीकल्चर के अंतर्गत खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन किया जाता है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स, और इसमें मृदा विहीन पादप संवर्धन किया जाता है, अर्थात बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। अगला है एयरोपोनिक्स या फिर एरोकल्चर, तो एयरोपोनिक्स या फिर एरोकल्चर के अंतर्गत हवा में खेती की जाती है, हवा में पौधों को उगाया जाता है। अगला है एवीकल्चर, और एवीकल्चर के अंतर्गत पक्षियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का संवर्धन या फिर वनों की खेती की जाती है। अगला है अर्बोरिकल्चर, और अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है। इसको टाइप करेंगे अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है ओलीकल्चर, और ओलीकल्चर के अंतर्गत जैतून का उत्पादन या फिर संरक्षण या फिर व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है पीसीकल्चर, और मछलियों का पालन जो है पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर, जलीय जीवों का संवर्धन या फिर जंतु एवं वनस्पतियों जो कि जल में उगाई जाती हैं उनका जो कृषि है, उनकी जो कृषि है वह एक्वाकल्चर के अंतर्गत की जाती है, या फिर उनकी कृषि को एक्वाकल्चर कहते हैं। अगला है ओस्ट्रीकल्चर। क्या है? व्यापार के लिए सीपों में कृत्रिम प्रजनन जो कराया जाता है उसे ओस्ट्रीकल्चर कहते हैं। अगला है हेलीकल्चर, तो हेलीकल्चर के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन या फिर घोंघों का पालन पोषण किया जाता है। अगला है मेरीकल्चर, और मेरीकल्चर के अंतर्गत मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जिनमें कि जंतु और वनस्पति दोनों शामिल हैं उनका संवर्धन या फिर उनका खेती किया जाता है। किसके अंतर्गत? मेरीकल्चर। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मेरीकल्चर, और उनके अंतर्गत क्या उत्पादन किया जाता है उसको भी टाइप कर सकते हैं। अगला है एल्गा कल्चर, और एल्गा कल्चर के अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। अगला है स्पंजी कल्चर, स्पंजी कल्चर के अंतर्गत स्पंजों का संवर्धन किया जाता है। तो ये रहा हमारा संपूर्ण जीव विज्ञान सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेक्चर। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और यह मेरा विश्वास है कि प्रश्न अगर इस चैप्टर से बनेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।